Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into US with Raufi Jasab. Raufi Jasab is currently doing Form D from US and is currently enrolled in the 4th year. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, यूएस की फीसिस क्या हैं, स्कॉलरशिप को अवेलेबल हैं और अदर फाइनेंशियल एड उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रौफी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, बोथ एकेडमिक एंड अदरवाइज। जी, बहुत शुक्रिया वहाब भाई आपका। तो जैसे कि वहाब भाई ने वैसे बता दिया है, मेरा नाम राउफ इजाज है और मैं यूएस से फॉर्म डी कर रहा हूँ। 4th ईयर है मेरा, 8th सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो वहाब साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ वहां भी मतलब आप चाहते हैं कि आप तक बात पहुंचे, तो इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत शुक्रिया वहाब भी। ठीक ठीक। अच्छा, आप जो है यूएस पे आने से पहले मैट्रिक एफएससी बैकग्राउंड से मूव हुए हैं या ए लेवल ओ लेवल से? नहीं, मैंने पहले मैट्रिक और एफएससी दी थी, तो इसकी बेस पे डन तब हो तो गया। ये था कि मतलब फॉर्म डी के अंदर एम कैट जरूरी था। लास्ट ईयर उन्होंने फिर निकाल दिया था कि आपको एम कैट की जरूरत नहीं, क्योंकि डेट हो गया था। तो पहले तो एम कैट जरूरी था, मे ठीक भी है। अब भी हो गया। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा इस कंफ्यूजन कि एम कैट पहले आपके लिए जरूरी होता था फॉर्म डी में एडमिशन के लिए, अब एम कैट जरूरी नहीं है फॉर्म डी में एडमिशन के लिए? नहीं, अब का नहीं है कि लास्ट ईयर उन्होंने खत्म किया, लेकिन ये है कि अब उम्मीद काफी है इंशाल्लाह जो है ना मतलब एम कैट होगा। क्योंकि मोस्टली अब ये होता है ना कि जिन्होंने एम कैट कर लिया उनका एमबीबीएस में तो नहीं हो रहा, बीडीएस में नहीं हो रहा, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म डी कर रहे हो, डीवीएम कर रहे हो, तो सिर्फ फॉर्म डी और डीवीएम कर रखा है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है फॉर्म डी के लिए यूएस में, थोड़ा सा बता दें कि क्या ओवरऑल प्रोसीजर है, या अदर डिग्रीज के लिए भी जेनेरिकली क्या प्रोसीजर है, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, क्या बेसिक फीसिस होती हैं, थोड़ा सा इस बारे में कि एक न्यू स्टूडेंट है उसे पता हो कि मैं इस तरह मेक श्योर कर सकता हूँ इस प्रोसेस को। जी जी, वहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है ना एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का है, वो फॉर्म डी हो गया या कोई भी डिग्री हो गई, या इवन के जो एम फिल और पीएचडी है, उसके लिए भी जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये होगा कि जब यूआस अनाउंस करेगी कि आपने एडमिशन आप कराएं, तो तब आपको मतलब उन्होंने एक लिंक दे देना है। वहाँ पे आपने जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म बनाना है, उसको फिल करना है, सबमिट कराना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन चलाना है, आपने वो चलान सबमिट कराना है। उसके बाद फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा भी मांगे हैं, जो मतलब वहाँ पे आपने अपलोड तो नहीं किए, लेकिन उसकी कॉपीज अटेस्टेड जो हैं वो आप यूआस को भेजें TCS को। ठीक, तो माशाल्लाह। उसके बाद जी हाँ जी। जी, उसके जी बाद जी। अगर कोई आपका इशू आता है, कोई मतलब आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये वो मतलब कोई इशू भी आ सकता है, तो वो आपको यूआस उससे पहले मास्टर लिस्ट लगाए। तो उसके अंदर अगर आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देते हैं यूआस में, तो फिर आपके इशू नहीं है, वरना फिर आप मतलब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आपने जैसे फॉर्म्स डाउनलोड की बात की है, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी स्टूडेंट को ये जरूरी नहीं कि वो यूएस के कैंपस में आए तो फिर अप्लाई करे, वो ऑनलाइन चाहे वो आउट ऑफ द सिटी या लाहौर से नहीं बिलोंग करता, वो इसको मेक श्योर कर सकता है कि जो है ना वो जी दाखिला जी, उधर बिल्कुल। से भेज सके। ठीक है। आपने ऑनलाइन करना है, लेकिन उसके बाद आपने अपना फॉर्म जो है ना वो आपने TCS करना है। कुछ बच्चे ये होते हैं वो ऑनलाइन कर तो देते हैं, लेकिन चालान भी सबमिट करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने फॉर्म जो है ना वो सबमिट नहीं कराते, हार्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसलिए उनका फिर नाम नहीं आता। ठीक है, सही है। लेकिन लेकिन जी लेकिन वो भी तो टीसीएस ही, यानी कि आपको अपने शहर से छोड़ के लाहौर आने की, मतलब एग्जांपल है, एक तो जो लाहौर का रहने वाला है वो नहीं, तो ठीक ही है, लेकिन मतलब जो सियालकोट से है, गुजरांवाले से है, इस्लामाबाद से है, उसको भी मूव करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब घर बैठे ही ये तीनों चीजें अचीव कर सकते हैं, आप कम से कम अपने सिटी में अचीव कर सकता है वो। ठीक है, जी डन बिल्कुल बिल्कुल। डन हो गया। अच्छा, अब मुझे बता दीजिएगा, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस बता दिया, एप्लीकेशन प्रोसेस तो माशाल्लाह इजी हो गया। आप मुझे बताएं, इसके बाद जो है क्या टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, या क्या क्या आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होता है इसके बाद, जो एक दफा मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो? जी जी,
जो आपका मतलब फॉर्म डी है और डीवीएम, उसके लिए तो आपको मैंने बताया कि एमकैट से फ्री होता है। एमकैट तो आपने यूएचएस के थ्रू देना है, और यूएचएस का ही एग्रीगेट जो है ना वो यूआस लेती है। इसका मतलब कोई अपना फार्मूला नहीं है। तो जो बाकी डिग्रीज हैं वो सिर्फ एफएससी मार्क्स के, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई भी टेस्ट दें। लेकिन एमफिल और पीएचडी जो है उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके ठीक, लिए आपको ऑन कैंपस आना। डन हो गया। यानी यानी असल में चूंकि एमकैट को ही वो देख रहा होता है, जो अब मेरे ख्याल में एनएमडी कैट के नाम से जो है जाना जाता है, तो वो जो है वो जिसने वो टेस्ट दिया होता है वो फार्म डी के लिए अपने मेरिट की बेसिस पे अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा मेरिट कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है जो है इसका यूएस का? ड्रेस का जो मतलब आपको मैंने बताया कि फॉर्म डी और डीवीएम जो है, उसके लिए तो आपने सिर्फ सिंपली आपने यूएसएस का जो एग्रीगेट है वही आप, लेकिन जो दूसरी डिग्री है उसमें सिर्फ आपके एफएससी मार्क्स, मतलब जिस तरह अब हम लोग जब गए थे तो तब ये था कि आई थिंक 50% था या 60%, आई थिंक 60% थी हमारे पास एमकैट था, ठीक है। और 30% थी हमारे पास एफएससी, और जो 10% था वो हमारे पास मैट्रिक। डन हो गया। लेकिन ये है कि जैसे यूएसएस करेगा जो भी उन्होंने डिसाइड किया यूएस वही एक्सेप्ट। डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, यानी एनएमडी कैट का एक बड़ा चंक होता है। मतलब एग्जांपल लेंगे, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद एफएससी और मैट्रिक में उस लिहाज से मेरिट वाइज परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उन्होंने एनएमडी कैट अच्छा दिए कि वो अल्टीमेटली जो है वो यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, जो है ना वो अल्टीमेट। ठीक ठीक जी ठीक, गुड हो गई। ये तो बड़ी खुशाइन बात होगी। अच्छा, आप हाँ। आपने एनएमडी कार्ड के बारे में भी बता दिए, थोड़ा सा एनएमडी कैट के बारे में बता दीजिएगा कि ओवरऑल क्या टेस्ट होता है। मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में तो यही है कि जो है ना वो एज ए टेस्ट का भी एक अलग से इंटरव्यू होगा, लेकिन एक एनएमडी कैट जनरली ताकि बच्चों को पता हो सकता है कोई स्टूडेंट हो उसके लिए एनएमडी कैट का ना पता हो वो, लेकिन यूएस में अप्लाई करना चाहता है वो, तो उसके लिए थोड़ा सा बता दें कि क्या कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या टेस्ट होता है, किस तरह का होता है इस बारे में। हाँ जी, जो मतलब एमटी कैट है ना उसके आप ये होता है कि आपने एक यूएचएस आपका टेस्ट बनाएगी, तो उसको मतलब एफएससी के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते। आई थिंक अभी आपका मतलब अभी हो रही है, तैयारी कर रहे हैं जो मतलब अकेडमीज हैं, जिसका मोस्ट फेमस हमारे पास कुछ हैं, तो वो आपकी तैयारी कराएं। उसके बाद आपने टेस्ट देना, टेस्ट यूएचएस के थ्रू होगा, और फिर वहां से आपका एग्रीगेट बनेगा, जो भी होगा सारा कुछ आपका रिजल्ट आएगा। तो वो मतलब उसमें आई थिंक हमें इतना वैसे जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे जो है ना वो इससे बेहतर जानते हैं। रफीजा साहब, आपने एनएमडी कैट का बेसिक बता दिया कि एनएमडी कैट के थ्रू अप्लाई करके अल्टीमेटली यूएस में आ सकते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि एनएमडी एनएमडी कैट कह रहा हूँ, यूएस में डीवीएम का और फार्म डी का क्या मेरिट रहा था, ताकि जो है जो स्टूडेंट्स हो उनके एक जेन में एक बेसिक रोड मैप हो के यार इतने नंबर्स के साथ हम जो है वो एडमिशन गेट कर सकते हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम तो ये था कि उन्होंने एफएससी फर्स्ट ईयर के बेस पे किया था, क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मतलब फर्स्ट ईयर के बेस पे किया था। लास्ट टाइम जो मेरिट थे बहुत हाई थे, ऑलमोस्ट मैं देख रहा था जो फार्म डी मॉर्निंग का है वो ऑलमोस्ट 92 प्लस, ठीक और है। जो डीवीएम लाहौर का है तो वो भी 90 प्लस है। तो जो उसके इवनिंग के भी थे वो ऑलमोस्ट 89 प्लस, 86, 86 तो आई थिंक दूसरे डिग्रीज में होंगे। ठीक है। तो मोस्टली जो था ना जो हमारे पास थे मतलब प्रीमियम फार्म थी उनके 90 प्लस, ठीक है। इवन इससे के जो दूसरे कैंपस जी, हैं उसके अंदर भी मॉर्निंग का मेरिट काफी। माशाल्लाह लेकिन ये माशाल्लाह। है कि उससे अगर आप इसके साथ आपको मैं फाइल्स दे दूंगा, आप एंड पे ना वो अटैच कर दीजिएगा, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके पास आए। ठीक है, वो तो इंशाल्लाह हम पेस्ट कर देंगे। जी 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 जी, आगे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पास डिग्री जो मोस्टली मतलब इवनिंग की होगी, तो लास्ट टाइम उनका ये हुआ था कि मतलब बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एमटी कैट देना था, तो इसलिए वो डिग्रीज में नहीं आ सके। तो इवनिंग का जो मेरिट था उसके अंदर आई थिंक कोई 60 यहाँ तक भी मेरिट है इवनिंग के, और फिर इवनिंग की फीस काफी ज्यादा है, तो इसलिए बच्चे जो है ना वो प्रेफर करते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपने माशाल्लाह ओवरऑल नो हो दे दी। थोड़ा सा बता दीजिएगा, एक साल का तो आपने कहा कि शायद एफएससी ही का था फर्स्ट ईयर का, तो जो है ना हम उसकी बेस पे तो थोड़ी सी assumption बनाने के लिए अगर हम पिछले 2 सालों में मजीद चले जाए, मतलब कि
2019 और 2018 अगर आपके जहन में उनका भी हो तो उससे जरा एक जनरल नो हो जाएगी। जैसे 92% आपने बताया कि 2020 में रहा है जो है ना, तो आप पिछले 2 सालों में क्या क्या रहा है मेरिट? तो आपको मैं बता देता हूँ जी वैसे। जी 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 तो मेरे पास 2020-21 का है हमारे पास। जी। तो ये तो आपको मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, 90+ में था। जो हमारे पास अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना नारवाल कैंपस, तो वहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग होती है, तो वहाँ पे जो मेरिट था वो सबसे कम था और वो 88.7। ठीक है तो ठीक बाकी जो डिग्रीज हैं हमारे पास, जिसका लाहौर कैंपस के अंदर मोस्टली जो होता है ना मेरिट हाई ठीक है दूसरे कैंपस के मुझसे। तो यहाँ पे जो दूसरे भी हमारे पास हैं 86+ हैं सब मॉर्निंग। ठीक, डन हो लेकिन गया। कुछ डिग्रीज हैं जिसका BS जूलॉजी होगी, तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास मेरिट कम होता है। तो आपको मैं 2019 के बारे में भी बता जी जी देता हूँ। 19 के अंदर ये था कि वहाँ पे MD कैट था, तो ठीक है वहाँ पे भी हमारे पास जो फॉर्म डी का मेरिट है वो ऑलमोस्ट 90 तक, थोड़ा सा ठीक उससे कम था। इवनिंग का भी 85+। ठीक है तो ठीक जो DV में है हमारे पास, तो उसके अंदर भी 89+ है, मतलब उसके मेरिट भी काफी है लास्ट है। डन हो गया, तो जो दूसरी डिग्री से उनके जिस तरह से अप ट्रेंड था वैसा ही था, डन मतलब हो गया। वहाँ पे इतना हाई मेरिट भी नहीं था। लेकिन ये है कि जो डिग्री जिसका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोकेम हो गई, बायोटेक हो गई, तो इनके मेरिट भी 87 ऐसे। ठीक है, यानी थ्रू आउट अगर हम देखे जाए तो डीवीएम और फॉर्म डी 92% के करीब करीब ही है। सो कोई भी स्टूडेंट न्यू आ रहा है वो इसको जहन में रखे कि उसने 92% प्लस में ही जाना है, फिर ही चांसेस हैं कि वो कहीं पे उसका एडमिशन हो उसके इसमें। बिल्कुल। डन हो गया। हाँ अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताइए वंस वंस जो है मेरिट बन जाता है, इसके बाद कोई HR टाइप इंटरव्यू या एक जर्नल को इंटरव्यू भी होता है, या जस्ट बस बेस्ड अपॉन द मेरिट यू गेट एडमिशन इनटू द यूएस? नहीं, अंडर ग्रेड्स के लिए आपको कोई भी मतलब जरूरत टेस्ट ठीक वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन BBA और MBA के लिए उनका इंटरव्यू होता है। ठीक 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 तो वो आई थिंक डिफरेंट है, उसको हम अभी ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि भाई एक स्टूडेंट ने जो है ना वो मेरिट अचीव कर लिया, जो है ना उसने टेस्ट एनएमडी कैट भी अच्छा दिया, उसने मार्क्स भी उसके अच्छे थे, वो अल्टीमेटली ही गॉट द एडमिशन इनटू यूएस। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ कि भाई यूनिवर्सिटी फीस फिर उसके बाद क्या चार्ज होती है, मॉर्निंग में क्या चार्ज कर रहे होते हैं और इवनिंग में क्या चार्ज कर रहे होते हैं पर सेमेस्टर? वैसे इसकी जो मॉर्निंग की फीस है वो काफी कम है, जी लेकिन इसकी जो इवनिंग की फीस है वो काफी ज्यादा है। ठीक इतनी वैसे होनी नहीं चाहिए, एक मतलब जो हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी बहुत ज्यादा फीस है। तो अब इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर हमारे पास जो दूसरी सारी डिग्रीज हैं, मतलब मॉर्निंग की सारी जो डिग्रीज हैं उसके लिए हमारे पास सेम ही होता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 63,000 का फर्स्ट ठीक सेमेस्टर का, और इसके बाद आपके पास 26,000, मतलब थोड़ा बहुत इसमें गैप है, ऑलमोस्ट 26,000। तो आपके पास जो इवनिंग फीस है जो पहले सेमेस्टर की है वो 1,30,000, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दूसरी फीस भी आ जाती है सारा मिला के, तो ऑलमोस्ट मतलब 1,30,000। और इसके बाद जो उसके दूसरे सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर होती है 75 तक होती है, और फिर जो 3, 4, 6 मतलब जहाँ तक चले जाए तो वो हमारे पास तकरीबन 1,00,000, ठीक ठीक, जो काफी ज्यादा है, मॉर्निंग की निस्बत ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, अब यही यही जो आप क्यूरी रेस कर रहे हैं यही मेरे माइंड में है कि देखें एक जी स्टूडेंट है जिसने मेरिट अचीव कर लिया, अब उसके लिए जी यूनिवर्सिटीज ने किस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप अवेल करवाई हुई है कि इन केस मतलब ये जो फीस हेफ्टी फीस है, बच्चे अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसको मेक श्योर कर सकें कि कम से कम वो अपनी स्टडी उसको ना रोकनी पड़े जस्ट बिकॉज के ही इज अनएबल टू पे हिज ड्यूज। तो उसके लिए क्या क्या जो है वो यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप, या यूनिवर्सिटी नहीं आउटसाइड कहीं से भी कौन कौन से स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑफर हो रही है? तो आपको जो मतलब स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी खुद तो नहीं देती, लेकिन ये है कि आपको HEC या मतलब कुछ दूसरी जो भी मतलब फंडिंग कर रही हैं, जो भी मतलब आउटसाइडर हैं वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये है कि हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ मॉर्निंग के, और ये भी एक अनफेयर बात है इवनिंग के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि वो मतलब मेरिट पे हैं मॉर्निंग वाले, तो इसलिए उनको हम ज्यादा चांस देते हैं। ठीक तो जो सबसे अच्छे मतलब आजकल स्टूडेंट्स को काफी एड भी कर रहे हैं जो मेरिट पे आ रहे हैं,
तो उसके पास एक तो हमारे पास HEC नीट बेस है और दूसरा हमारे पास एहसास। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप मिलते हैं जो टॉप 3 होते हैं हर क्लास के अंदर, वो इवनिंग से भी होते हैं मॉर्निंग से, मतलब वो दोनों को मिला के उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो लिया जाए। ठीक ठीक, यानी यानी मॉर्निंग वाले रिलेटिवली ईजनेस में रहते हैं फॉर गेटिंग लोअर फीसेस, और फिर अल्टीमेटली उनको स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल होती है। ठीक है, इवनिंग में है तो वो उसमें कम से कम आपको जो है मेरिट बेस तो मिलता है कि आपने कहा कि टॉप आप पोजीशन ले तो आपको इवनिंग में मिल जाता है अदरवाइज, लेकिन इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं होता है इवनिंग में। टॉप 3। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि देखें एक स्टूडेंट है लाइक मतलब जो आउटसाइड दी लाहौर है, उसके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करवाई हुई है यूनिवर्सिटी ने कि मतलब उसको हॉस्टल मिल सके, और इस तरह के थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, वहाँ पे हॉस्टल में, वैसे मैं खुद भी हॉस्टलाइड हूँ, जी जी तो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि लिमिटेड जगह है, मे भी आपने कभी देखा हो, जो जी आपने आपको कभी चक्कर लगे तो जी जी, बहुत कम जगह है, ठीक तो इसलिए ये सब जो बच्चे हैं ना उनको हॉस्टल नहीं दे सकते। ठीक है बहुत कम उन्होंने मतलब मेरिट रखा होता है कि मॉर्निंग में इतने बच्चे आ सकते हैं, इवनिंग में इतने आ सकते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि उन्होंने जो लाहौर के बच्चे होते हैं उनको फिर अलाउ नहीं करते, जो आउटसाइडर होते हैं सिर्फ उनको। डन हो गया, डन हो गया। तो हॉस्पिटल की फीस आपको वैसे वो भी मैं बताता सुनो, ऑलमोस्ट जो पैरा सेमेस्टर होता है उसकी 27,000 है आजकल। तो जो आपने उसके बाद है आपकी ऑलमोस्ट 12-14,000, जो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज जो हैं, अगर मतलब अनबाइस होकर मैं बात करूँ तो वो फैसिलिटीज मतलब वहाँ पे नहीं दे कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब ये है कि रहने के लिए अच्छा है, सिक्योर है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर हमारा जो जी हॉस्पिटल है यूआस का। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी, आपको ठंडा पानी कह के आपको नहीं दिया जाएगा, गर्म पानी नहीं आता सर्दियों के अंदर, और फिर लाइट का भी इश्यू होता है, शाम को 6 से पहले उन्होंने जनरेटर नहीं चलाना, जो बहुत ज्यादा। ठीक ठीक, डन हो गया, डन हो गया। लेकिन ये है कि ओवरऑल ओवरऑल अगर आप बाहर की निस्बत देखें तो ये आपको बहुत ज्यादा सिक्योर भी है और अच्छा भी है। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, जो आप समझते हो कि यार न्यू कमर्स को ये मसला होता है, तो अगर ये चीजें मेक श्योर कर लेंगे तो जो है ना उसको बेहतरी की जा सकती है। जी जी। तो वहाँ पे वैसे जो इशू आता है मोस्टली बच्चों को आता है ना एडमिशन के टाइम, तो वो होता है एक प्रायोरिटी में। जी जी तो वैसे ये हमें एडमिशन के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर इसको डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इशू मोस्टली बच्चों का जी जी बहुत ज्यादा आता है। और आपने वैसे मतलब पेज देखा होगा, जी जी तो वहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो क्वेरीज आती हैं वो इसी के रिलेटेड आती है, बच्चे यही पूछते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि अब बच्चों ने अप्लाई करना है, उन्होंने ये करना है कि भाई हम लोग 3-4 कोर्स के अंदर अप्लाई कर लें, लेकिन फिर इशू क्या आता है मतलब इसके अंदर के आपने आपने फिर ये ख्याल नहीं रखा कि आपने पहले नंबर पे कौन सी रखी है, दूसरे पे कौन सी रखी है, तीसरे पे कौन सी रखी है। तो वहां पे ये होता है कि आप हमेशा पहले नंबर पे वो रखें जिसमें आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म डी में जाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आप फॉर्म डी रखें, चाहे आपका मेरिट बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके चाहे 60% भी है ना, तो आप पहले अगर फॉर्म डी में जाना चाहते हैं तो उसको रखें। इसके बाद आप दूसरे मतलब प्रायोरिटी रखें जो आप उसके बाद प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। तो इतना तो बच्चों को नो हाउ होना चाहिए। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ये हमारे साथ जो युवा संघ सही नहीं करती, अनफेयर है। टोटली उनका जो प्रोसीजर है ये फेयर है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 8,000-10,000 एप्लीकेंट्स है उसके पास। तो उन्होंने फिर किस तरह से आपके अगर इस तरह लिस्टें लगाते जाएं तो फिर उनको कोई 15-20 तो लिस्टें लगानी पड़ेगी। जी 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 तो फिर वो ये करते हैं कि आपने जो अगर आपको फर्स्ट में नाम आ गया तो आपको जरूरत नहीं है, दूसरे तीसरे के अंदर आपको नाम ही नहीं, तो वो देंगे भी नहीं आपको। तो मैं यही मतलब मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स को कि आप ना मतलब इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको बाद में इशू होगा तो आपको युवास जो है इस चीज का जिम्मेदार है। जी तो बाकी ठीक ये है कि यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, टॉप 10 रैंक में आती है जो HEC की है। और एशियन यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 300 to 350 जो है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर लाई है, जो मतलब बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी 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 जी, फर्दर। बाकी अगर आपने डीएम करना है, आप मतलब समझ रहे हैं कि आपका मॉर्निंग में हो रहा है, छन कैंपस के अंदर हो रहा है या नारोवाल में, तो अगर आप इवनिंग की फीस पे कर सकते हैं तो आप हमेशा जो है डीएम मेन कैंपस
अगर आप मतलब जंग में कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप, और मोस्टली जो लड़के होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं, तो ये चीज है। बाकी आई थिंक ठीक, अगर कोई आप समझते हैं कुछ तो आपको बता दें, मैं इसको डिस्कस कर माशा लेता माशाल्लाह। नहीं, 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 ये बहुत अच्छी एडवाइस है। अच्छा, इसके अलावा कोई कल्चरली मिक्सअप में होने में मसला तो नहीं आता है कि मतलब एनवायरनमेंट बड़ी ओपन है, मतलब कोई किसी भी किस्म के स्टूडेंट्स आए तो अल्टीमेटली गेट्स अमलगेटेड इनटू द कल्चर? नहीं नहीं, यहाँ पे अब फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे प्रोविंसेस से भी आए हुए हैं बच्चे, लेकिन ये है कि उनको यहाँ पे अडॉप्ट करना, माहौल को अडॉप्ट करना उनको कोई मुश्किल इशू नहीं। यहाँ पे मतलब मोस्टली जो होता है आपको अपने टाइप के लोग, अब मतलब आपको पढ़ने वाले भी मिलेंगे, आपको मतलब घूमने फिरने वाले भी मिलेंगे। मोस्टली जो युवास के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है बच्चों से वो काम दे, रिसर्च के अंदर अगर आप हैं तो आप काम दें, आपको कोई इसमें इशू नहीं। बाकी यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, सोसाइटीज हैं जो यूनिवर्सिटीज की हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये नहीं होगा कि आपको जबरदस्ती उठा के, आपको ये होगा कि आप वहाँ पे जा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इसके अंदर कोई किसी मजहबी जमात का, किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसका कोई भी यहाँ पे नहीं है युवास। तो माशा इसलिए आई थिंक युवास के लिए मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज है। बाकी ये होता है कि हर जो जगह होती है उसके कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी कुछ होंगे विवाद के अंदर, लेकिन ये है कि मतलब इसकी जो क्वालिटीज हैं दे आर मच बेटर। माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली और आपके कीमती वक्त का। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्यूरीज बहुत जो है वो शुक्रिया रिजॉल्व आपका। हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो नीचे पेज रख कीजिएगा। रऊफ इजाज साहब माशाल्लाह खुद से ही बड़े एक्टिव हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो मैं कोशिश करूंगा कि रऊफ इजाज साहब तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल बनाने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।